वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाखम। बुलेटिन में होंगी वो तमाम खबरें जो इस वक्त सुर्खियों में है, जिन खबरों के बारे में आपका जानना जरूरी है। इनमें सबसे अहम है कोरोना से जुड़ी खबरें, क्योंकि इन दिनों इससे बड़ी कोई खबर ही नहीं है। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए हमेशा की तरह आपको खबरों की झलकियां दिखा देते हैं जो इस शो का हिस्सा होंगी। कोरोना टेस्टिंग किट की खरीद में गड़बड़झाले का मामला क्या है, ये आपको दिखाएंगे। साथ ही लॉकडाउन से किस तरह से निर्मल हो गई है गंगा। पेंशन के लिए एक दिव्यांग महिला का 300 किलोमीटर लंबा सफर, ये भी इस बुलेटिन में शामिल होगा। इसके अलावा आधे घंटे बाद ठीक सुबह 9:30 बजे हम आपको दिखाएंगे 100 शहर 100 खबर। बुलेटिन की शुरुआत हमेशा की तरह कोरोना अपडेट के साथ करेंगे। ये ताजा आंकड़े जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब से थोड़ी देर पहले जारी किए हैं, हम आपको दिखा देते हैं। कुल केस इस वक्त पूरे देश भर में कितने हैं? 29,435 केस हैं देश भर में। वहीं अगर बात करें मौत के आंकड़े की तो 934 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। ठीक हुए लोगों की संख्या 6,869 है। ये कोरोना का ताजा अपडेट जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किया जाता है हर रोज। इसी से हम बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि इस वक्त ग्राफ कहां पर पहुंच रहा है। राज्यवार स्थिति भी आपको दिखा देते हैं किस तरह से अलग अलग राज्यों में इस वक्त आंकड़े बने हुए हैं। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, क्योंकि टॉप ऑफ द चार्ट्स महाराष्ट्र है। 8,590 मामले यहां पर। मौत यहां पर हुई है 369 मौतें हुई हैं। 369 मौतें महाराष्ट्र में। गुजरात की अगर बात कर ले, यहां पर 3,548 मामले हैं, जबकि 162 मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। राजधानी में 3108 यानी कि 3,108 मामले, कुल 54 मौतें। हालांकि राहत की खबर यह है कि दिल्ली में अब ग्राफ धीरे धीरे ठीक हो रहा है और यहां पर स्थिति बेहतर है। आंध्र प्रदेश की स्थिति की बात कर लेते हैं। यहां पर 1,183 मामले, मध्य प्रदेश में 2,168 मामले, कुल मौतें 110। लेकिन अब भी राजस्थान की स्थिति काफी ज्यादा परेशान करने वाली है। 2,262 मामले कुल यहां पर, 46 है मौत का आंकड़ा। तो राजस्थान की स्थिति हमने आपको दिखाई। अब आपको दिखा देते हैं तमिलनाडु में किस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 1,937 तक पहुंच चुका है आंकड़ा, जबकि 24 मौतें हुई हैं अब तक कुल तमिलनाडु में। तेलंगाना की बात कर ले, 1,004 मामले, 26 पहुंच चुका है यहां पर मौत का आंकड़ा। तो ये तो था कोरोना से जुड़ा ताजा अपडेट। आंकड़ों की हमने बात कर ली। अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देश के दो महानगरों की बात करेंगे, दिल्ली और मुंबई। एक है देश की राजधानी, दूसरी आर्थिक राजधानी, और कोरोना के मामले दोनों जगह जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहे हैं। लेकिन दोनों शहरों में वायरस की रफ्तार अलग है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से 5 दिन का यह आंकड़ा है। दिल्ली में जहां रफ्तार सीमित है, वहीं मुंबई में बेकाबू हो रही है। इस पर हम दोनों शहरों से अपने संवाददाताओं से हाल लेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश के दो बड़े शहरों दिल्ली और मुंबई में कोरोना कहर बना हुआ है। लॉकडाउन, हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट के बाद भी कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,500 के पार जा पहुंची। यहां 24 घंटे में 500 से ज्यादा केस बढ़ गए। कोरोना के मामले में महाराष्ट्र की तस्वीर आर्थिक राजधानी मुंबई ने बिगाड़ी है, जहां वायरस की चपेट में आने वालों का आंकड़ा 5700 से ज्यादा हो गया। मुंबई में 24 घंटे में 369 नए केस जुड़ गए, जबकि यहां मरने वालों की संख्या 219 तक जा पहुंची। 24 घंटे में ही 15 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। कभी यहां 1,036 कंटेनमेंट जोन होते थे, जो अब घटकर 805 हो गए। 231 इलाकों में 2 हफ्तों से कोरोना के कोई नए मामले नहीं आए। मुंबईतील कंटेनमेंट झोनची संख्या 1,036 पर्यंत पोहोचली होती। मात्र त्यापैकी 231 कंटेनमेंट झोनमध्ये गेल्या 14 दिवसात एकही रुग्ण सापडला नाही। त्यामुळे 231 कंटेनमेंट झालेले, ज्याला आपण बिग 10 म्हणतो, म्हणजे ज्यातून वगळले गेली
आत्ता मुंबईतील कंटेनमेंट झोनची संख्या 805 एवढी झाली आहे. राजधानी दिल्ली की स्थिति अजीब है। 2 दिन पहले यहाँ सबसे ज्यादा लोग ठीक हुए थे, लेकिन 24 घंटों में रिकवर होने की संख्या नहीं बढ़ी। देश की राजधानी में कोरोना संक्रमित की संख्या 3000 के पार हो गई। 24 घंटे में 190 नए मामले सामने आए। अच्छी बात यह है कि 48 घंटों में दिल्ली में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद दिल्ली में 2 और इलाकों को सील कर दिया गया है। दिल्ली में अब कुल 99 इलाके सील हैं। ये हमारे लिए बहुत कठिनाई का समय है। बड़ी कठिनाई से पिछले 1 हफ्ते में आप सब लोगों ने मेहनत करके कोरोना को पे काबू पाया है। हमें इसे जारी रखना है, किसी भी तरह से इसको अब आगे और बढ़ने नहीं देना। एक तरफ राजधानी दिल्ली और दूसरी तरफ आर्थिक राजधानी कहलाने वाली मुंबई, लेकिन कोरोना केस के आंकड़े बताते हैं कि दोनों शहर एक रास्ते पर चल रहे हैं। दिल्ली में जहां कोरोना के केस सीमित रफ्तार से बढ़ रहे हैं, तो वहीं मुंबई में बेतहाशा। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। तो अब आपको दिखा देते हैं 2 महानगर दिल्ली और मुंबई में इस वक्त ग्राफ क्या कह रहा है कोरोना के आंकड़ों को लेकर, किस तरह से यहां पर पेशेंट्स लगातार ठीक हो रहे हैं। कोरोना का कहर दिल्ली और मुंबई में अलग अलग रफ्तार पर है। 27 अप्रैल और 26 अप्रैल, साथ ही 25 अप्रैल और 24 अप्रैल, 23 अप्रैल के आंकड़े हमारे पास है। सबसे पहले शुरुआत 27 अप्रैल से करेंगे। 27 अप्रैल में दिल्ली में मामले आए 190, जबकि 369 मामले मुंबई में आए। 26 अप्रैल की अगर बात कर ले, 358 मामले आए इस दिन, और मुंबई में मामले आए 358, जबकि 293 मामले आए दिल्ली में। दिल्ली की बात कर ले एक बार फिर से 25 अप्रैल की, उस दिन 111 मामले आए थे, जबकि 602 मामले उस दिन मुंबई में आए। नए मामले की बात हम कर रहे हैं, ताजा मामले जो आए उस दिन। 24 अप्रैल में 138 मामले दिल्ली में और 242 मामले मुंबई में सामने आए, जबकि 128 मामले 23 अप्रैल को और 522 मुंबई में मामले सामने आए। तो दिल्ली से हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से अनुज मिश्रा हैं, उनसे बात करने से पहले आपको दिखा देते हैं कि दिल्ली सरकार ने कुछ राहत देने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने जानवरों के अस्पताल यानी कि वेट हॉस्पिटल्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियन से बैन हटा लिया है। चिकित्सा कर्मचारियों, लैब टेक्नीशियंस और वैज्ञानिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की छूट दे दी गई है। यानी कि ये वो लोग हैं जो एसेंशियल सर्विसेज में अब शामिल कर लिए गए हैं। पशु अस्पताल, क्लिनिक, दवाओं की आपूर्ति, बिक्री को इजाजत दे दी गई है। अनुज मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज से जानकारी लेते हैं। अनुज, ये बताइए कि जिस तरह से अब कुछ लोगों को इजाजत दे दी गई है, किस तरीके से इनमें पासेस का वितरण किया जाएगा, क्या तैयारी की गई है, क्या प्लान बनाया गया है ताकि बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो? जी देखिए, वो पहले से ही केंद्र सरकार ने जो अपना आदेश जारी किया था और जो छूट दिल्ली सरकार ने दिया है वो वही छूट दिया है जो केंद्र सरकार ने पहले ही अपने आदेश में लिखा था। लेकिन उन्होंने इसके लिए ये कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट अपने से डिसाइड करे, जिसमें 50% कर्मचारी जो होंगे उसी के साथ काम करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना होगा, मास्क लगाकर काम करना होगा। तो ये तमाम जो चीजें बताई गई थी वो उन्हीं चीजों के साथ ये छूट दी गई है। चूंकि समीक्षा की गई दिल्ली में जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, उसको देखते हुए दिल्ली सरकार का साफ तौर पे यही कहना था कि पहले वो समीक्षा करेंगे और उसके बाद ही इन चीजों में छूट देंगे। लेकिन अब जाहिर सी बात है, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने ये छूट दी है तो दिल्ली वालों के लिए थोड़ी राहत की बात जरूर है। पशु चिकित्सकों की बात करें, लैब टेक्नीशियन, वैज्ञानिक जो हैं, इन साथ ही साथ इलेक्ट्रिक वर्कर्स जो हैं, जो कि बिजली के कर्मचारी हैं, इन तमाम लोगों से बैन हटा लिया गया है। और
हेल्थ वर्कर, लैब टेक्नीशियन और वैज्ञानिकों को एक राज्य से दूसरे राज्यों की जाने की भी छूट दे दी गई है। तो कहीं न कहीं ये राहत की बात है। हालांकि अभी सुबह का वक्त है, जाहिर सी बात है लोगों तक अभी पूरी तरीके से जानकारी नहीं पहुंची है, इसलिए अभी ये तमाम दुकानें जो हैं वो बंद है। लेकिन जैसे जैसे लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी उसके बाद ही लोगों को ये पता चलेगा, उसके बाद उसी हिसाब से लोग अपनी दुकानों को, अपनी चीजों को खोलेंगे। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से लगातार कोरोना का प्रकोप चल रहा था दिल्ली में, ऐसे में अब दिल्ली सरकार ने थोड़ी राहत की बात जरूर है कि दिल्ली सरकार ने कुछ राहत दिया है, जिसमें इन तमाम लोगों को जो बिजली कर्मचारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अनुज मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी देते किस तरह से अब दिल्ली में सशर्त कुछ लोगों को छूट दे दी गई है, ये लोग अब अपनी दुकानें खोल सकेंगे, अपनी सर्विसेज दे सकेंगे। लेकिन दिल्ली मुंबई की बात तो हो गई, अब उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे। दिल्ली से सटा इलाका नोएडा, जहां कल 16 नए मामले सामने आए हैं। यूपी में कोरोना केस की कुल संख्या 113 हो गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि नोएडा में कोरोना के 14 हॉटस्पॉट्स अब ग्रीन जोन में तब्दील हो गए। यूपी में कोविड-19 के 113 नए केस। यूपी में 2000 के करीब पहुंचा कोरोना केस। आगरा में 400 के करीब पहुंचा कोरोना केस। दिल्ली से सटे नोएडा में मिले 16 नए मरीज। एक तरफ कोरोना के खिलाफ यूपी में योगी सरकार मजबूती से मोर्चा थामे हुए है, तो दूसरी तरफ कोरोना केस अचानक छलांग मारकर सबको चौंका रहा है। यूपी में कल कोरोना के 113 नए केस सामने आए हैं, जिससे कोरोना केस का आंकड़ा 2000 के करीब यानी 1986 तक पहुंच गया है। इन 1986 मामलों में 1089 का संबंध तबलीगी जमात से है। 399 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। इनमें 72 मरीज कल स्वस्थ घोषित किए गए। यूपी में अब तक कोरोना से 31 लोगों की मौत हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा 10 मौत फिरोजाबाद में, 6 मौत मुरादाबाद में और 5 मौत मेरठ में हुई है। आगरा में 3 लोगों को कोरोना से जान गंवानी पड़ी है। अगर यूपी के कोरोना हॉटस्पॉट की बात करें तो सबसे ज्यादा 389 केस आगरा से हैं। लखनऊ में 196, सहारनपुर में 181 और नोएडा में 133 कोरोना केस हैं। यूपी में कोरोना के मामलों को बढ़ाने में दिल्ली से नोएडा का भी अहम हाथ है। नोएडा में कल 16 नए मामले सामने आए। एक ही दिन यहां 8 हेल्थ वर्कर्स के पॉजिटिव होने से हड़कंप जरूर मचा है। हालांकि अच्छी बात है कि कल नोएडा में कोरोना से किसी की जान नहीं गई। साथ ही यहां 14 हॉटस्पॉट जोन अब ग्रीन जोन में बदल गए। लेकिन 6 नए हॉटस्पॉट जोड़ने से नोएडा में हॉटस्पॉट की संख्या 46 हो गई है। अभी हमने हॉटस्पॉट्स की रिलीज़ किया है। टोटल 33 हॉटस्पॉट्स है। उसकी रेड और ऑरेंज और इवन ग्रीन हॉटस्पॉट्स भी आज काफ़ी हुई है। जो पहले ऑरेंज था वो ग्रीन हुआ है। और टोटल जैसे मैंने कहा कि 71 ऐसे केसेस हैं जो ठीक होके स्वस्थ होके घर लौट चुके हैं। और आज की तारीख में 58 केसेस एक्टिव केसेस पेंडिंग। अगर यूपी में पिछले 6 दिन के कोरोना केस को देखें तो आंकड़ों में काफी उतार चढ़ाव नजर आता है। 27 अप्रैल को 113 केस, 26 अप्रैल को 80 केस, 25 अप्रैल को 177, 24 अप्रैल को 111, 23 अप्रैल को 61, 22 अप्रैल को 112 केस। खैर, इन आंकड़ों के बीच अच्छी खबर यह है कि यूपी में मरीजों के ठीक होने की रफ्तार अच्छी है। कल कानपुर में 20 मरीज ठीक होकर अस्पताल से निकले तो उनकी खुशी देखने लायक थी। यूपी में मरीजों की रिकवरी रेट 20% है, जो राष्ट्रीय स्तर के आसपास है। लखनऊ से नीलांशु शुक्ला और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। और ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक इस वक्त जुड़ गए हैं। कुमार, जहां ताजा मामलों के आंकड़े बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, हॉटस्पॉट अभी भी आगरा बना हुआ है, दूसरे नंबर पर लखनऊ है, लेकिन राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट भी 20% है, जो कि देश के आंकड़ों के करीब करीब है। बिल्कुल नेहा, और यही सबसे बड़े संतोष की बात है कि रिकवरी रेट बढ़िया है। लेकिन एक बात और अच्छी जुड़ रही है, वो ये कि अगर हम पिछले 10 से 12 दिनों का आंकड़ा उठाकर देखें तो तकरीबन 100 के आसपास मरीज हैं जो औसतन हर दिन आ रहे हैं। और इतने बड़े स्टेट में जहां 23 से 24 करोड़ की आबादी है,
और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि महाराष्ट्र और राजस्थान के बाद सबसे ज्यादा टेस्टिंग अगर कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो ऐसी स्थिति में 100 के आसपास का जो आंकड़ा है प्रतिदिन का, जब हमने एक्सपर्ट से बात की तो उनका ये कहना था कि ये जो है एक तरीके से कंटेन्ड है और धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उसी रफ्तार से जो रिकवरी रेट है वो भी दिखाई दे रही है, जो लगभग राष्ट्रीय औसत के बराबर है। ये अलग बात जरूर है कि नए नए जिलों से भी कई मामले आ रहे हैं, जैसे बुंदेलखंड अभी तक बचा हुआ था, कल झांसी से एक मामला आ गया, पीलीभीत जो कि कोरोना फ्री हो चुका था वहां से एक मामला आ गया। तो इस तरीके से छिटपुट मामले पूरे उत्तर प्रदेश से कहीं कहीं से निकल करके आ रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं कि थोड़ी संतोष की बात जरूर है कि जो जिस तरीके से इस पर काम चल रहा है वो चीजों को कंटेन कर रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अगर आगरा, लखनऊ, आगरा के बाद लखनऊ और उसके बाद अगर हम नोएडा की बात करें तो उसके अलावा जितने जिले हैं ज्यादातर जिले कंट्रोल्ड है, और जहां जहां हॉटस्पॉट है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। हालांकि आगरा में अगर आप बात करें तो आगरा में पहले बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट थे और उसकी परिधि थोड़ी छोटी थी, तो प्रशासन ने उसे बड़ा किया, 1 किलोमीटर के इलाके को उन्होंने हॉटस्पॉट बनाया। ऐसे में वहां हॉटस्पॉट कुछ कम हुए, लखनऊ में भी कुछ हॉटस्पॉट कम हुए हैं क्योंकि जो नए केसेस आ रहे हैं उन खास बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद अहम जानकारी आपकी ओर से। जो नए मामले आ रहे हैं दरअसल वो कंटेन्ड है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है, और जिस रफ्तार से वहां पर ग्राफ बढ़ रहा है दरअसल इतना चिंता की बात नहीं। हाल ही के दिनों में अगर कोरोना ने किसी सूबे में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार पकड़ी है तो वो है गुजरात और मध्य प्रदेश। गुजरात खासतौर पर कल कोरोना के यहाँ पर 247 नए मामले सामने आए हैं और यहाँ कोरोना के मामले बढ़कर 3500 से ज्यादा हो गए हैं, जबकि 162 मरीजों की इस महामारी में जान जा चुकी है। गुजरात और मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार के पीछे वजह इस बीमारी के नए रूप को बताया जा रहा है। चीन के वुहान से महामारी बनकर निकला कोरोना वायरस दुनिया भर में लाशों की ढेर लगा रहा है, लेकिन इसकी मार हर जगह एक सी नहीं है। कहीं ये कत्लेआम मचा रहा है तो कहीं ये शांत पड़ा है। मसलन भारत के केरल को ही ले लीजिए, जहां सबसे पहले कोरोना ने दस्तक दी, लेकिन 4 महीने बाद भी यहां सिर्फ 4 मौतें हुई, जबकि गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये वायरस कहर बरपा रहा है। आखिर इतना फर्क क्यों है? जगह बदलते ही कोरोना की मारक क्षमता क्यों बदल रही है? भारतीय वैज्ञानिक भी इस रहस्य से पर्दा उठाने में जुटे हैं। चीन के नेशनल सेंटर फॉर बायो इन्फॉर्मेशन ने एक स्टडी में 10,000 सैंपल्स के आधार पर वायरस के 4,300 बदलाव दर्ज किए थे। वहीं ये पता चला कि कोरोना के 3 प्रकार होते हैं, A, B और C, लेकिन कोरोना के 2 नए स्वरूपों पर काफी बहस चल रही है। इनमें एक है कोरोना S और दूसरा कोरोना L। माना जा रहा है कि कोरोना L काफी खतरनाक है और गुजरात और मध्य प्रदेश में इसी ने कहर बरपाया है। आंकड़ों को देखें तो गुजरात में कोरोना संक्रमित की संख्या 3500 के पार हो गई। इनमें आधे मामले सिर्फ अहमदाबाद में हैं। इस सूबे में अब तक 162 लोगों की कोरोना से जान गई। इनमें 109 की मौत अहमदाबाद में हुई। इसी तरह मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2100 से ज्यादा हो गई। इनमें आधे से ज्यादा मामले इंदौर के हैं। यहां अब तक 110 लोगों की मौत हुई। इनमें भी इंदौर सबसे आगे है। गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में रिसर्च चल रही है कि कहीं मौत के बढ़ते आंकड़ों के पीछे कोरोना के L स्ट्रेन वाले वायरस तो नहीं है। बताया गया है कि 2 प्रकार के इस वायरस के स्ट्रेन हैं, एक S स्ट्रेन जो उतना घातक नहीं है और दूसरा है एक L स्ट्रेन जिसकी ज़्यादा एक विरुलेंट, जिसकी असर ज़्यादा होती है। तो इसकी भी एक अनुसंधान रिसर्च हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं और माना जा रहा है कि शायद इस स्ट्रेन गुजरात में है, इस वजह से ये थोड़ा इस तरह से मृत्यु के अंक भी बढ़ रहे हैं। पूरे विश्व में यह पाया गया है कि कोरोना वायरस की अलग अलग जीन्स हैं जिनके स्ट्रेन्स अलग अलग हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में यह स्टडी की जानी है कि अलग अलग स्थानों के सैंपल्स लेके कि वो उनकी स्ट्रेन्स की स्टडी करेंगे, उसका कल्चर करेंगे, ऑटोमेटेड जीन एक्सट्रैक्शन करेंगे, जिसमें से इंदौर के, भोपाल के कई जगहों के सैंपल्स भेजे जाएंगे। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना L की थियरी को नकार दिया है। आज तक से बातचीत में WHO का कहना है कि कोरोना के 10,000 जीनोम के सीक्वेंस में कोई अव्यवहारिक लक्षण नहीं दिखे।
And we're looking at the changes in the virus to see if any of those changes mean that the virus has mutated and that it changes in terms of its transmissibility or its ability to infect people or its ability to cause severe disease. And so far, this virus is relatively stable. There are changes in the virus which are expected in RNA viruses, but these changes are within the expected range. हालांकि कोरोना के लक्षणों में बदलाव की बात WHO भी मान रहा है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी ये है कि कहर बरपाने वाले इलाके में कोरोना का कोई अलग खतरनाक स्वरूप है या नहीं। ये तो आने वाले वक्त में रिसर्च के बाद ही साफ हो पाएगा। भोपाल से रविश पाल सिंह और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। हमारी संवाददाता गोपी घांगर इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। गोपी, हमने स्वास्थ्य सचिव को सुना, जयंती रवि, उनका ये कहना था कि जो एल स्ट्रेन वाला वायरस है उसकी वजह से इस वक्त ज्यादा प्रभाव पूरे गुजरात में देखा जा रहा है। उन्होंने क्या सजेस्टिव रेमेडीज बताई हैं? क्या आने वाले वक्त में बेहतर हो सकती है स्थिति या फिर इससे भी ज्यादा खराब? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं नेहा कि जिस तरीके से ये पूरा मामला, क्योंकि एल स्टॉन टाइप का जो कोरोना वायरस है ये गुजरात के अंदर पाया गया है, जो जयंती रवि ने हमें का बताया था। साथ ही गुजरात की बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जो है उसने भी कोरोना का एक जीनोम इन्वेंट किया है और उस जो जीनोम मिला है, जीनोम से ये पता चला था कि जो गुजरात के अंदर कोरोना के केसेस आए हैं उसमें एल टाइप स्टॉन पाया गया है। और उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया था कि एल टाइप स्टॉन जो है वो काफी घातक होता है, एस टाइप स्टॉन से ज्यादा घातक है ये, और यही गुजरात में है। फिलहाल उसके लिए कई सारी प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं, लेकिन गुजरात में हर रोज 250 जितने केसेस सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कहे तो अहमदाबाद जो है वो पूरा अहमदाबाद हॉटस्पॉट बना हुआ है। 2500 से ज्यादा केस अहमदाबाद में दर्ज किए गए, मौत का आंकड़ा भी काफी ज्यादा है अहमदाबाद में। तो सरकार लगातार, कल प्रधानमंत्री से भी जब मुख्यमंत्री की बातचीत हो रही थी तो इसी मामले में ये पूरी बातचीत हुई है कि किस तरीके से प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं जो कोरोना को कंट्रोल कर पाए। लेकिन कहीं ना कहीं गुजरात सरकार जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग को भी बढ़ा रही है। अब तक करीब 51,000 जितने टेस्ट हुए हैं, लेकिन ये सारी जो प्रयत्न है गुजरात सरकार का, ये कहीं ना कहीं नाकामयाब होता हुआ दिखता है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, वो चिंता का विषय जरूर बने हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गोपी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। गुजरात में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ये बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि कोरोना काल में एक तरीके से देखा जाए तो लगातार मामलों की संख्या बढ़ रही है और टेस्ट को बढ़ाने की भी जरूरत है। लेकिन इसी बीच विलेन बने जमाती अब देवदूत बन रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी के नतीजे अच्छे आने के बाद हर राज्य ठीक हुए जमातियों से प्लाज्मा दान करने की अपील कर रहा है और इसके लिए वो खुलकर आगे भी आ रहे हैं। कल दिल्ली के एक प्लाज्मा डोनेशन सेंटर में ऐसे लोग प्लाज्मा दान करने पहुंचे। इस मौके पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौके पर मौजूद थे। कोरोना फैलाने के आरोप झेलने वाले तबलीगी जमात के सदस्य अब जिंदगी बचाने की मुहिम में जुट गए हैं। ये तस्वीर है मुंबई के अब्दुल रहमान की। 21 मार्च को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कस्तूरबा अस्पताल में उनका इलाज चला था और हफ्ते भर बाद वो ठीक हो गए। अब उन्हें प्लाज्मा डोनेट करने के लिए नैयर अस्पताल से फोन आया और वो इस नेक काम के लिए भागे चले आए। वहाँ से फ़ोन आया नायर से कि आप अगर जो पॉजिटिव पेशेंट अच्छे हो के आए तो उनका है ना प्लाज्मा लेकर, जो पेशेंट अच्छे नहीं हो रहे हैं उनको हम उसमें आपका प्लाज्मा डालेंगे तो ऊपर वाले की दुआ रहेगी तो वो भी अच्छा हो जाएगा। इसके लिए मुझको बुलाया गया था। उनके जैसे कई जमाती हैं जो कोरोना को हराने के बाद जिंदगी जिंदाबाद कहते हुए प्लाज्मा डोनेट के लिए आगे आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी प्लाज्मा देने वाले जमातियों की तादाद बढ़ने लगी। कोरोना के खिलाफ जंग में प्लाज्मा थेरेपी वरदान साबित हो रहा है। अब करीब हर राज्य इस थेरेपी को तवज्जो दे रहे हैं और ठीक होने वालों से प्लाज्मा दान देने की अपील कर रहे हैं। जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, अगर उनके लिए ब्लड प्लाज्मा फ़ायदेमंद है तो मैं सब खुशी से अपनी जो है ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर रहा हूँ। कल लखनऊ के KGMU अस्पताल ने भी प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज की शुरुआत की। पहला डोज 58 साल के गंभीर मरीज को दिया गया। कोरोना पीड़ित इस मरीज को डायबिटीज भी थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। प्लाज्मा देने के बाद संकेत अच्छे दिख रहे हैं।
और उनके आज के मॉर्निंग से वेंटिलेटर के पैरामीटर्स बेटर हुए हैं और लैब की टेस्ट भी कुछ बेहतर दिख रही हैं। तो आरंभिक संकेत आशाजनक हैं और सुधार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। डॉक्टरों की माने तो एक डोनर 400 मिलीमीटर प्लाज्मा दान कर सकता है, जिसे 2 मरीजों को चढ़ाया जा सकता है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। कोरोना के संक्रमण से बचाव और उसके इलाज के लिए टेस्टिंग बेहद जरूरी है। इसके लिए चीन से रैपिड टेस्टिंग किट्स मंगाए गए, लेकिन इंपोर्टेड और डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनियों का एक विवाद दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा तो पता यह चला कि 245 रुपए की किट पर सरकार को 600 रुपए कीमत चुकानी पड़ रही। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि कोई भी किट 400 रुपए से ज्यादा महंगी नहीं बिकेगी। से दुनिया त्रस्त है, उस कोरोना की पहचान के लिए इस्तेमाल होता है ये रैपिड टेस्टिंग किट्स। इन किट्स से पता चलता है कि कोई शख्स कोरोना का मरीज है या नहीं। इसके लिए इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने चीन से जो किट्स मंगाए उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ही मुनाफाखोरी को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। चीन से मंगाई गई कोविड रैपिड टेस्ट किट में बड़ा खुलासा। दिल्ली हाई कोर्ट ने खोली मुनाफाखोरी की पोल। 5 लाख किट्स लाने पर बिचौलिए कंपनियों का 145% मुनाफा। अदालत ने दिया दाम में 33% कटौती का आदेश। अब आपको इस रैपिड टेस्ट किट के आयात की पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। ICMR ने 27-28 मार्च को 5 लाख किट्स के आदेश दिए। कोर्ट में जिरह के दौरान पता चला कि किट्स निर्माता चीनी कंपनी विंडफो ने इस SARS-CoV-2 एंटीबॉडी टेस्ट किट की कीमत $3 अमेरिकी प्रति किट लगाया था। डॉलर की कीमत 75 रुपए के हिसाब से $3 यानी 225 रुपए हुए और उस पर 20 रुपए GST और अन्य दूसरे खर्च। इस आधार पर अदालत ने एक किट की कीमत 245 रुपए तय पाया। लेकिन किट्स को इंपोर्टर कंपनी मैट्रिक्स लैब्स ने डिस्ट्रीब्यूटर रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइंसेज को 400 रुपए प्रति किट के हिसाब से बेची। रेयर मेटाबॉलिक्स ने 600 रुपए की सरकारी दर पर इसे सप्लाई की। इन 5 लाख किट्स में 2,76,000 किट की सप्लाई हो चुकी है, जबकि 2,24,000 किट आनी अभी बाकी है। इस आधार पर देखें तो 5 लाख किट्स की कीमत 12 करोड़ 25 लाख रुपए हुए, लेकिन भारत में आते आते 600 रुपए के हिसाब से ये कीमत हो गई 30 करोड़। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि 245 रुपए वाली किट्स 400 रुपए से ज्यादा दाम पर नहीं बेची जाएगी। इस आधार पर कांग्रेस अब सरकार को घेर रही है। 30 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन में से ये 2 कंपनियों ने मिलकर 18 करोड़ और 75 लाख रुपया इसको हैं आर्बिट्राज दिया। मतलब 100% से भी ज्यादा मुनाफा ये कंपनियां ICMR को जो टेस्ट किट सप्लाई हो रही हैं उसमें कमा रही हैं। ये बात दफन रह जाती, लेकिन इसके खुलने का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। अगर इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियों में पैसे के लेन देन का लफड़ा नहीं होता तो शायद बात खुलती नहीं। दरअसल रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड और आर्क फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में ये याचिका लगाई गई थी। इन दोनों कंपनियों ने भारत में कोविड-19 टेस्ट किट लाने के लिए मैट्रिक्स लैब से करार किया था। मैट्रिक्स लैब से मिलने वाले 10 लाख किट्स में 5 लाख ICMR और 5 लाख राज्य सरकार को मिलनी थी। इनमें से 7,26,000 कोविड-19 टेस्ट किट देने के बाद मैट्रिक्स लैब बाकी की 2,76,000 किट तब तक जारी करने से इनकार कर रहा था जब तक कि उसको पूरा पैसा नहीं मिल जाए। इसी बात पर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियां कोर्ट पहुंच गई और मामला खुल गया। इस मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जब समूचा देश कोविड-19 आपदा से लड़ रहा है तब भी कुछ लोग अनुचित मुनाफा कमाने से नहीं चूकते। इस भ्रष्ट मानसिकता पे शर्म आती है, घिन आती है। हम PM से मांग करते हैं कि इन मुनाफाखोरों पर जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाए। देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। केंद्र सरकार का कहना है कि अब RT-PCR किट्स के जरिए टेस्टिंग हो रही है और वो काफी भरोसेमंद भी है। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बहाने उंगली कांग्रेस ने उठाई तो बीजेपी की तरफ से जवाब आया।
तो उसके बारे में तरह तरह के आरोप गढ़ने का काम जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ देश में कोरोना के कारण पेट भरने की चिंता में गलते लोग हैं, तो दूसरी तरफ वैसे लोगों की कमी नहीं जो महामारी को भी अपनी मुनाफाखोरी का जरिया बना देते हैं। दिल्ली में पूनम शर्मा के साथ आज लॉकडाउन से जनजीवन में तमाम मुश्किलें हैं, वहीं कुछ चीजें ठीक भी हुई हैं, जैसे पर्यावरण, हवा स्वच्छ हो गई है और नदियां भी साफ हो गई। हरिद्वार में गंगा का पानी बिना फिल्टर के पीने लायक हो गया है। देखिए हमारी सहयोगी श्वेता सिंह की ये खास रिपोर्ट। पर अपने उद्गम स्थल से जब गंगा नदी नीचे की ओर आती है तो ऋषिकेश वो पहला पड़ाव है जब पहाड़ों को छोड़कर वो समतल जमीन पर आती है। इसीलिए यहाँ पर आपको आवेग बहुत दिखेगा। यहाँ पर पानी के प्रदूषण की वैसी समस्या नहीं रही है, गंगा जल यहाँ पर स्वच्छ रहा है, लेकिन चूंकि अलग अलग इलाकों से, चाहे वो आश्रम हो जाए या फिर देहरादून से आने वाला जो सीवेज का पानी हो जाए, जो दूसरी नदी में मिलता है जो गंगा की सहायक नदी है, तो उस कारण यहाँ के जल को भी बी श्रेणी का माना गया। अब पानी की स्वच्छता को मापने के लिए अलग अलग श्रेणियों में उसे बांटा जाता है, लेकिन आज की तारीख में जो स्टडीज की गई हैं उसके हिसाब से जो गंगा जल है ऋषिकेश में वो ए श्रेणी में आ रहा है। अब ए श्रेणी में इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कोलिफॉर्म की जो मात्रा है इसमें कम है और साथ में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो काफी बढ़ चुकी है। ये कहा जा रहा है कि आप आराम से बस डिसइंफेक्टेंट के इस्तेमाल के बाद यहाँ के पानी को ग्रहण कर सकते हैं। वैसे भी श्रद्धावश लोग हमेशा से गंगा जल से आचमन करते ही आए। हरिद्वार में है और हरिद्वार में भी अगर आप गंगा जल को देखेंगे तो आपको आम दिनों से ज्यादा स्वच्छ गंगा जल नजर आएगा। अंतिम पत्थर तक आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी आंखों से, बावजूद इसके कि इस समय आसमान में बादल हैं और बरसात भी यहाँ पर हुई है, लेकिन सिर्फ ये एक मन का भाव नहीं है। दरअसल जो प्रदूषण मापने की तमाम एजेंसियां होती हैं उन्होंने भी माप कर कहा है कि जल की सेहत में सुधार हुआ है। पंडित जी, आप यहाँ पर हमेशा से, गंगा आरती तो अभी भी लगातार जारी है, लोग बस नहीं आ सकते हैं, लेकिन उस श्रद्धा के साथ दिल को कितनी प्रसन्नता होती है जब गंगा जल को आप थोड़ा और स्वच्छ देखते हैं। बिल्कुल स्वच्छ गंगा जी का जल समय पहले तो नदी नाले कोई नहीं डलते हैं, इसलिए इतिहास में भी पहली बार ऐसा देखा है। आप लोगों ने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की, बहुत सारे अनशन हुए, जो अलग अलग आश्रमों में जो स्वामी जी लोग थे उन लोगों ने किए, प्राण त्यागे सबने, और आज लॉकडाउन के 1 महीने गुजरने के बाद गंगा इतनी स्वच्छ। लॉकडाउन के बाद ही इतना स्वच्छ जल है गंगा जी का, उससे पहले नहीं कभी कोई भी कितना भी कर पाया। स्वयं गंगा ने अपने आप ही अपने आप को स्वच्छ कर लिया। तो स्वच्छता, अविरलता, निर्मलता, ये 3 चीजें कही जाती हैं। स्वच्छता के लिए घाटों का भी पक्का निर्माण हुआ। अविरलता तो खैर चूंकि बहुत सालों पहले बांध बन गए और बराज का निर्माण हो गया तो अविरलता में बाधा जगह जगह पर दिखी, लेकिन निर्मलता जो है जल की, वो पहली बार ऐसा लग रहा है कम से कम लोगों को अपने जीवन काल में कि गंगा को इतना निर्मल देख पा रहे हैं। श्वेता सिंह, हरिद्वार, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।